हमारे पास एक बहुत बड़ा बजट गैप है, लेकिन अब आईएमएफ भी हमें कर्जा दे दे के थक गया। हम हर साल में 2 दफा उनकी फैसिलिटी लेते हैं। हमने स्टैंड बाय फैसिलिटी भी ले ली है। तो हम इस वक्त किन कंट्रीज की फेहरिस्त में खड़े हुए हैं? हम केन्या, आई डोंट नो, हम बिल्कुल श्रीलंका की तरह हैं, हम केन्या की तरफ जा रहे हैं। हम लोग जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जिनके जिनके पास कोई रिजर्व नहीं है, हम उस तरफ जा रहे हैं। सो इट्स वेरी डायर सिचुएशन कि हम कहाँ पे, मतलब ये कि जो टोटल नंबर ऑफ लोगों के ऊपर एक चीज लग रही है या एक टैक्स लग रहा है या टैक्स रेट लग रहा है, हमने बेस नहीं बढ़ाई। यानी कि जिन लोगों के ऊपर टैक्स लग रहा है उनका नंबर हमने नहीं बढ़ाया, पर जो पहले ही टैक्स दे रहे थे उन्हीं पे हमने टैक्स इंक्रीज कर दिया है। सो इफ यू टैक्स द ऑलरेडी टैक्स पीपल, दैट मेक्स योर इकोनॉमी रियली स्लो, एंड दैट्स अ वेरी बैड इकोनॉमिक साइन। अगर टैक्स पे कर रहा है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सही जगह पे लगाए। द बिगेस्ट इशू with energy in Pakistan right now is not being regulated the way it should be. It is not a private entity कि जिसका दिल चाहे वो IPP लगा ले, जिसका दिल चाहे वो सोलर पैनल लगा ले, विंड फार्म लगा ले। सब हमारी इतनी विंड कैपेसिटी हम वो लगाने नहीं दे रहे। हमारी इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहती बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दैट्स वन ऑफ द मेजर इश्यूज। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आयमा मेहदी साहिबा फ्रॉम लंदन। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की एक्सपर्ट हैं और हम बात करेंगे इस वक्त इनसे बजट के बारे में। पाकिस्तान का जो 2024-25 का बजट पेश किया गया है उसके बारे में, और इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एनर्जी। तो हम इनसे पाकिस्तान में जो एनर्जी का प्रॉब्लम है, स्पेशली दी आईपीपीज, उस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर आयमा, वेलकम टू टॉकिंग पॉलिटिक्स। Thank you so much. Thank you, Dr. Hassan. Thank you for having me. बजट पे सबसे जो इस वक्त सेंट्रल क्वेश्चन है, चीफ वरी, वो है $8 बिलियन का डेफिसिट। हमारी जो स्पेंडिंग्स हैं और जो टैक्स कलेक्शन और अदर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, उसमें डिफरेंस आ रहा है $8 बिलियन का। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम अगर आप देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत कम है, हमारा टैक्स कलेक्शन जो है वो वर्टिकल है, हमारा अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में एक रेमिटेंसेस हैं। तो ये सारे मिलजुल के सब ये सारी किटी अगर हम कलेक्ट करें तो ये उसमें $8 बिलियन का डेफिसिट है। और एक सोर्स ऑफ इनकम, इफ यू लाइक टू ऐड, वो रह जाते हैं लोन्स। तो how do you see all this situation, or what do you think is the way out from this vicious circle? Thank you first of all for such a comprehensive question on the point। जो चीजें मैं सोच रही हूँ और उनके बारे में बहुत ज्यादा आजकल बोला भी जा रहा है और पढ़ा भी जा रहा है। देखिए, the thing is, अगर किसी कंट्री के बजट डेफिसिट है, दैट्स नॉट अ बिग इशू एज सच। एक तरह से बजट डेफिसिट जो है, अगर आप फास्ट इकोनॉमिक्स के टर्म में देखें, दैट्स ओके। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है अपने जराये से पैसे पूरे करके आवाम के इंफ्रास्ट्रक्चर नीड, तालीम की नीड, ये चीजें पूरी करेगी। But having a budget deficit for consistently more than 2 decades, being consistently dependent on IMF, being consistently dependent on दोस्त ममालिक, that's not healthy। हम इतने साल से आईएमएफ से हम कर्जा ले रहे हैं। उस कर्जे से हम क्या करते हैं? हम अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करते हैं। एक्सपेंडिचर्स में क्या आता है? गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें आती हैं, उसमें पेंशन का खर्चा आता है, इस तरह के जो हमारी इतनी बड़ी काबीना है उसका खर्चा आता है। सो दीज थिंग्स डोंट मैच अप। अब हम इस हाल में आ चुके हैं कि हमारा जो बजट है कंप्लीटली आईएमएफ डिक्टेटेड है। आई डोंट नो इफ आई शुड नेम, बट सबको पता है कौन सी कंसल्टेंसीज हैं जिन्होंने ये बजट बनाया है। मैकिंजी में आप चले जाएं, इन कंसल्टेंसीज का बड़े बड़े लोग, मतलब जो कंसल्टेंट्स उनका बजट है। सो इट डजंट बेनिफिट पीपल, या आम आवाम को ये बिल्कुल बेनिफिट नहीं करता। हमारे पास एक बहुत बड़ा बजट गैप है, लेकिन अब आईएमएफ भी हमें कर्जा दे दे के थक गया। हम हर साल में 2 दफा उनकी फैसिलिटी लेते हैं। हमने स्टैंड बाय फैसिलिटी भी ले ली है। तो हम इस वक्त किन कंट्रीज की फेहरिस्त में खड़े हुए हैं? हम केन्या, आई डोंट नो, हम बिल्कुल श्रीलंका की तरह हैं, हम केन्या की तरफ जा रहे हैं। हम लोग जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जिनके जिनके पास कोई रिजर्व नहीं है, हम उस तरफ जा रहे हैं। इट्स अ वेरी डायर सिचुएशन कि हम कहाँ पे। अच्छा, अब आज भी मैं सुन रही थी जो हमारे औरंगजेब साहब हैं,
वेरी क्रेडिबल पर्सन, पर उनका यही कहना है कि हम फिस्कल इम्बैलेंस को हम पूरा कर रहे हैं। देखिए फिस्कल इम्बैलेंस का क्या, आम आवाम के लिए फिस्कल इम्बैलेंस का क्या मतलब है? Fiscal side of things looks at government spending that is supported by taxes, लोगों की जो सेविंग्स होती है जो हम बैंक में रखवाते हैं, ठीक है, या हमारे पास कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाए जिससे हम रेवेन्यूज लेने शुरू हो। हम टैक्स उसी एक वेरी लिमिटेड पीपल जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, बिकॉज दे कांट गेट आउट ऑफ द टैक्स नेट, हम उन्हीं पे बोझ बढ़ा रहे हैं। हमने अपनी टैक्स बेस बिल्कुल नहीं बढ़ाई। अच्छा मतलब टैक्स बेस एक नॉन इकोनॉमिस्ट के लिए क्या है? बेस मतलब ये कि जो टोटल नंबर ऑफ लोगों के ऊपर एक चीज लग रही है, या एक टैक्स लग रहा है, या टैक्स रेट लग रहा है, हमने बेस नहीं बढ़ाई, यानी कि जिन लोगों के ऊपर टैक्स लग रहा है उनका नंबर हमने नहीं बढ़ाया, पर जो पहले ही टैक्स दे रहे थे उन्हीं पे हमने टैक्स इंक्रीज कर दिया है। So if you tax the already taxed people, that makes your economy really, really, really slow, and that's a very bad economic sign. अच्छा, ये तो सारे हो गए हमारे मसले। हम टैक्सेस को कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कर रहे हैं, हम डिविडेंड टैक्सेस को कर रहे हैं। रोज एक हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है टैक्सेस की कि आम आदमी के साथ रहेगा। उसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो वीएटी है, जो आपके जो सेल्स टैक्स है वो ज्यादा हो जाएगा, इम्पोर्ट ड्यूटी आपकी ज्यादा हो जाएगी, एवरीथिंग इज गोज ऑन। मसला ये है कि हम, और मुझे समझ नहीं आती, मेन मीडिया पे भी ये बार बार कहा जा रहा है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है पोजीशन लास्ट ईयर में 2023 से बेहतर हो गई है। भैया आप उसका मैग्नीट्यूड देखें, एक छोटा सा, लाइक इट्स मिनिमल 1% से भी कम हम बेहतर हुआ। और वो हम कैसे बेहतर हुए? क्योंकि हमने अपने इंपोर्ट्स को इतना रिस्ट्रिक्ट कर लिया। आज मैं एक साहब की बात सुन रही थी, वेरी वेरी डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट, आई डोंट नो उनके जहन में क्या है, वो बोलते हैं कि जी, लेकिन शुक्र है उन्होंने खुद ही बोला कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो रहा है। एकदम से कुछ उन्हें याद आया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बहुत थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, तो हाथ बेहतर नहीं हुआ। और फिर आई रेज दिस क्वेश्चन, मैंने कहा इसलिए बेहतर हुआ है बिकॉज इम्पोर्ट्स के ऊपर आपने इतना हेविली टैक्स कर दिया है कि आपकी इंडस्ट्रीज रुक गई हैं, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है क्योंकि इम्पोर्ट्स आर सो हेविली टैक्स्ड। तो उससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा सा बेहतर हुआ है, ना हमारे पास रिजर्व्स हैं। तीसरी चीज, हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर, दिस सिचुएशन डॉक्टर आयमा, बिजनेस के लिए लोन लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया भर में एक जो आदमी भी बिजनेसेस करते हैं तो वो बैंक से लोन्स लेते हैं, पर्सनल लोन्स भी होते हैं, हर तरह का लोन उसमें। तो लोन इज ऑल राइट, इट इज रादर हेल्दी, क्योंकि अगर मेरी कोई क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, दुनिया में, तो कोई मुझे लोन देगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा एंड इफ आई एम अ गुड बिजनेसमैन तो मुझे लोन दिया जाएगा। सो टेकिंग लोन इज ऑल राइट, इट इज अ गुड साइन, बट इनएबिलिटी टू पे बैक इज द प्रॉब्लम हियर। इनएबिलिटी टू पे बैक हमारी जो है, इट इज curtailed बाय लो एक्सपोर्ट्स। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इशू है, और उसके अंदर एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ नहीं सकती जब तक हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ती। प्रोडक्शन अब कैसे बढ़ेगी? अब उसके अंदर जितने भी उसमें इम्पेडिमेंट्स हैं वो आप देख लीजिए। उसमें चीफ इम्पेडिमेंट इन आवर प्रोडक्शन ग्रोथ इज द एनर्जी टैरिफ। जितना इस वक्त पाकिस्तान में एनर्जी का प्रॉब्लम है, यू हैव, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एनर्जी, तो उसमें आपके पास, हैव यू एवर बीन एबल टू फिगर आउट कि इससे क्या हल है निकलने का? आईपीपीस का जो एक सर्कुलर डेट है और ये सारा जो प्रॉब्लम बना हुआ है, सो इसे कहीं से भी कैलकुलेट कर लें, बात यहाँ पे आके रुक जाती है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बॉटम में ये प्रॉब्लम ये मौजूद है, आईपीपीस एंड द सर्कुलर डेट। yes. तो मैं इससे पहले भी काफी शोज पे ये बात कर चुकी हूँ कि until and unless a country doesn't have security of supply in terms of its electricity and gas, बहुत ही मुश्किल है कि वो किसी भी जगह पे खड़ी हो सके। क्योंकि जब तक आपके पास बिजली और गैस की एक सिक्योरिटी और सप्लाई नहीं है, इट्स लाइक योर बैकबोन। जब आपकी बैकबोन सही होगी तो ही आपका स्ट्रक्चर सारा जिस्म का ठीक खड़ा हो सकेगा। ये मैंने बहुत सारे नेपरा के लोगों के साथ बात करने की कोशिश की, बहुत सारे फोरम से भी, टू द एक्सटेंट के अब वो खुद भी कहते हैं कि दिस इज हाउ द सिस्टम इज वर्किंग। द थिंग इज, हमारा जो रेगुलेटेड सिस्टम है ना, एक प्राइस कंट्रोल होता है, या तो वो प्राइस कंट्रोल हर चीज होने के बाद हो सकता है या पहले हो सकता है। सो व्हाट इज द प्राइस कंट्रोल इन सिंपल लैंग्वेज? प्राइस कंट्रोल इन सिंपल लैंग्वेज इज बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस आर नेचुरल मोनोपोलीज। मोनोपोली का मतलब ये हुआ कि हर बंदा
बिजली या गैस को प्रोड्यूस करके सप्लाई नहीं कर सकता। Yeah. ठीक है, तो वी नीड टू रेगुलेट इट। रेगुलेट का क्या मतलब हुआ? रेगुलेट का मतलब ये हुआ कि जो टैरिफ आपने सेट किया है, एक एक डोमेस्टिक टैरिफ हो, एक कमर्शियल टैरिफ हो, एक इंडस्ट्रियल टैरिफ हो। कमर्शियल टैरिफ का मतलब है दुकानों को, मॉल्स को जो बिजली जा रही है। इंडस्ट्रियल टैरिफ का मतलब है कि जो कुछ बना रहे, एक्सपोर्ट गुड्स या इंपोर्टेड गुड्स बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, मशीनरी बना रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट टैरिफ प्लान। और उसको रेगुलेट करना है कि इतना भाई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना है हर साल, इतना परसेंट आप जो कमाएंगे वही आप मार्जिन अपने पास रख सकते हैं, बाकी आपने इन्वेस्ट करना है एनवायरमेंट में। बिकॉज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर पाकिस्तान इज द ग्लोबल वार्मिंग इशू, वेदर इशू। तो ये इन्हीं कंपनीज का काम होता है कि वापस इन्वेस्ट करें इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखें किस कदीमी टाइम की वायरिंग यूज हो रही है पाकिस्तान में, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पुराना है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। हमारे पास न्यूक्लियर प्लांट है, C1 C2 C3, एक जो कराची वाला उसका नाम मेरे जैसे निकल, उसको डिसमेंटल भी कर दिया। उसकी प्रॉपर रेगुलेशन, रेगुलेशन से ये होता है कि आपको ये पता चलता है कि अभी इतना प्रॉफिट आप रख सकते हैं, जिसने जहां लगाया, मतलब जिनके कॉन्ट्रैक्ट थे, प्रॉफिट निकलता गया, प्रॉफिट वापस री इन्वेस्ट नहीं हुआ। फिर जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सर्कुलर डेट की थी, वो हेजिंग की थी। हमारे पास जहाँ पे हमारे LPGs और ये चीजें आ रही थी, एक लिमिटेड जगह है जहाँ पे हम उसको स्टोर कर सकते हैं। हमारा शोर बहुत छोटा है क्योंकि उस पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट नहीं किया। इतने गलत हेजिंग पे इतने गलत कॉन्ट्रैक्ट्स काटे गए कि हम वो उसके 3 से 4 गुना गवर्नमेंट को पे करना पड़ा। कौन किसके पैसे से जा रहा है? टैक्स पेयर के पैसों से जा रहा है। अगर टैक्स पेयर टैक्स पे कर रहा है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सही जगह पे लगाए। The biggest issue with energy in Pakistan right now is not being regulated the way it should be. It is not a private entity कि जिसका दिल चाहे वो IPP लगा ले, जिसका दिल चाहे वो सोलर पैनल लगा ले, विंड फार्म लगा ले। सब हमारी इतनी विंड कैपेसिटी हम वो लगाने नहीं दे रहे। हमारी इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहती बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दैट्स वन ऑफ द मेजर इश्यूज। बहुत मैंने इसके लिए बहुत जद्दोजहद की है कि प्राइस कंट्रोल्स का करते हैं, यू नो, सम रेगुलेटरी। हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है नेफ्रा, वो इतना पॉलिटिकली प्रेशराइज है कि वो बेचारे अगर चाहे भी तो वो काम नहीं कर सकते। हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि 5 साल में पाकिस्तान में कितनी अबंडेंस में बिजली प्रोड्यूस होगी। हमारे गैस पाइपलाइन आज ईरान से बन रही है, कल नहीं बन रही। बलोचिस्तान में हमारी गैस थी, उसका हमने बिल्कुल बुरा हाल कर दिया। वो बात नहीं बन पा रही है डॉक्टर अमा। 60% कैपेसिटी चार्जेस दे रहा है पाकिस्तान इन IPPs को। ये इसमें स्टेट गारंटीज हैं, और अगर ये पाकिस्तान इनके खिलाफ कोई कदम उठाता है या कोई भी गवर्नमेंट इसको रिवर्स करने की कोशिश करती है इनके साथ मायदों को, तो ये दे आर रजिस्टर्ड आउटसाइड पाकिस्तान, लंदन में या USA में। ये ऐसी जगह जाके तो फिर वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे। ये देयर इज नो वे आउट। कोई वे आउट है इस प्रॉब्लम से? आपको लगता है कि देयर इज अ वे? इफ यू वर टू एडवाइस द गवर्नमेंट कि ये कर ले, तो वो क्या 2-3 चीजें होंगी जो आप एडवाइस करना चाहेंगी? हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम? यस, देयर इज अ प्रॉब्लम, वी नो द प्रॉब्लम डज एग्जिस्ट, हाउ टू डील विद इट? द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो रीनिगोशिएट नहीं हो सकता। जो भी गवर्नमेंट आए उसमें इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को रीनिगोशिएट करें। लेकिन इंटरनल स्टेक्स हैं, ऑब्वियसली हम उनके बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन जो भी कंपनीज हैं पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड है, उनमें इंटरनल स्टेक्स हैं। इंटरनल स्टेक्स है तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, मायदे साइन किए गए हैं। ऐसा तो नहीं था कि इंटरनल स्टेक नहीं थी। वी नो कि हमारा, अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स देखें तो पाकिस्तान इज वन ऑफ द हाईएस्ट। पाकिस्तान को सूडान और सोमालिया के साथ कंपेयर किया जाता है। ये जो आप इंटरनल स्टेक्स कह रही हैं, जरा आसान जुबान में अगर हम अपने लोगों को बताएं तो ये जाती मफादात हैं लोगों के, जाती मफादात हैं और अंदर के ही लोग हैं जो कि अपने अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ ऑनेस्ट नहीं है, सच्चे नहीं है, और उन्होंने अपने मफादात की खातिर, आप ये पिछले 3-4 वजीर आजम जो गुजरे उन्हीं का आप उठा के देख लें कि किस किस ने साइन किए और किस। सबसे पहले तो ये मायदे साइन किए थे बेनजीर भुट्टो साहिबा ने 94 में, 90s में हुआ था। उसके बाद से चल रहे हैं, उसके बाद से जी जी हर पार्टी ने की है, और हर पार्टी का अपना इंटरनल मफादात है। और कितने IPPs के अंदर तो नाम उन लोगों के खास सामने लिखे कि इतनी ओनरशिप उनकी है। देखें ये जो एनर्जी सेक्टर है ना, इट शुड बी आउटसाइड द रेगुलेशन, आउटसाइड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अब बाहर के मुल्कों में भी जो एनर्जी सेक्टर होता है, इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल बॉडी। चाहे कोई सी भी पार्टी, रूलिंग पार्टी आ जाए, जो एनर्जी सेक्टर की रूलिंग है वही है। देयर इज नो मिनिस्टर फॉर एनर्जी, इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल
गवर्नमेंटल बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी, ताकि किसी भी जगह से कोई भी आपका वजीर आजम चेंज हो जाए, कोई रूलिंग पार्टी चेंज हो जाए, तो इस पर फर्क ना आए। क्योंकि देखें, आप मुझे ये बताएं, हमारा कोई इंडस्ट्रियल जोन है जिसको हम सस्ती बिजली या मुफ्त बिजली दें? साथ के हमारे बांग्लादेश किस तरह आगे निकला है, बांग्लादेश का जीडीपी किस तरह आगे निकला है, बिकॉज दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ गारमेंट्स, ऑफ knitted प्रोडक्ट्स, ऑफ राइस। तो इनके गारमेंट्स की जो इंडस्ट्री है, जिस जगह पे वो इंडस्ट्री लगी है, एनर्जी फ्री, बिजली फ्री है। आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान डजंट हैव इट। इतनी इतनी टॉक्स इस बारे में हुई है। हमारी हेजिंग, बाकी कंट्रीज हेजिंग कर रही है टू गेट चीपर एनर्जी, हमारी हेजिंग हो रही है कि हम महंगी खरीद रहे हैं। और फिर हम चाहते हैं कि हम हमारा जो गैस बिजली के यूजर्स हैं उनको हम ज्यादा बिल दें, हम उनके जो है कैपेसिटी चार्जेस बढ़ाए हुए हैं, हमारी जो स्टैंडिंग चार्जेस है वो ज्यादा है। वन थिंग यू आर सेइंग कि ये मायदे जो हैं ये रीनिगोशिएट हो सकते हैं, पाकिस्तान शुड अप्रोच द इंटरनेशनल कोर्ट्स टू रीनिगोशिएट, तरीका है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा, और अभी भी जो जो ये नहीं भी अगर कर सकता कोई भी गवर्नमेंट, तो द थिंग दैट दे शुड रियली डू इज हैव एन इफेक्टिव प्राइस कंट्रोल फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years, और इन आईपीपीस के ऊपर एक लिमिट रखें कि हम आपको इतनी पेमेंट कर सकते हैं। और फिर भी इन एफटीआईस को अट्रैक्ट करें बाहर से, जो पाकिस्तानी लोग ही बाहर रहते हैं या बाहर की कंपनीज को, ये मतलब उनको श्योरिटी दे के अगर आप पाकिस्तान में आके कोई भी सोलर फार्म लगा लें, जैसे सोलर सेल लगाते हैं ना एनर्जी के लिए, बिजली के लिए, उसको सोलर फार्म्स कहते हैं। सोलर फार्म्स लगाएं आप, कराची के इतने बड़े बड़े बीचेस हैं, विंड फार्म्स लगाएं, वहां एनर्जी प्रोड्यूस करें। तो आप एफडीआई के तौर पे बुलाएं ताकि लोकल आवाम को नौकरियां भी मिले और एनर्जी भी मिले, और उन पैसों से आप इनको वापस करें। बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, हाउ डू यू पे बैक? मतलब इट डजंट मेक सेंस। It doesn't make और sense. ये वाला जो इट There are डजंट, other और things ये that are जो not बजट, making sense either. या उसमें से अभी आपने बात की थी प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन का अगर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि यहाँ पे पाकिस्तान में अभी ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन भी बना और पिछले 20-25 साल से ये हम देखते आ रहे हैं, बट नथिंग हैज रियली मटीरियलाइज्ड इन ऑल दीज years. हमें याद है कि जब जहाँ पे आप इस वक्त मौजूद हैं, ब्रिटेन में, जब वहाँ प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई थी 1980s में, तो वहाँ तो ट्रेड यूनियंस भी थी, वहाँ तो बहुत से और मसाइल भी थे। लेकिन मिस मार्गरेट थैचर की जब हुकूमत थी तो उन्होंने सक्सेसफुली रेलवेज को भी प्राइवेटाइज किया। आपको तो शायद याद ना हो, उस जमाने में GNER ट्रेन चलती थी, गवर्नमेंट की ट्रेन थी, कि वो पब्लिक ओनरशिप थी। फिर उसके बाद ये वर्जन ट्रेन जैसे आपने देखा होगा वहां पे वो चलती है। तो ये सब कुछ हुआ ना, दुनिया में हुआ ऐसा। तो ऐसा पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि क्या इसमें रुकावट क्या है? हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं हो पा रही? हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन, देखिए प्राइवेटाइजेशन इज अ गुड कॉन्सेप्ट और होनी चाहिए प्राइवेटाइजेशन, बिकॉज इट ब्रिंग्स इन हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट। अगर मैं भी एक ट्रेन चला रही हूँ, एक ट्रेन कंपनी आप भी चला रहे हैं, तो वी विल वेट फॉर द रूट कि हम इस रूट पे ट्रेन चलाएंगे तो हम इतने का टिकट रखेंगे, हमारी इतनी सिक्योरिटी होगी कि हमारी ट्रेन डिलेज नहीं होंगी। तो यहाँ पे ट्रेन ट्रेन इज अ रेगुलेटेड सेक्टर इन द यूके, ठीक है। ऑफिस ऑफ द रेल नेटवर्क इज अ रेगुलेटर दैट रेगुलेट्स कि आपकी कितनी ट्रेन डिलेज हुई है एक साल में, आपने कितना मेंटेनेंस वर्क कराया है, आप कितना परसेंट आप प्रॉफिट ले सकते हैं, दैट इज ऑल रेगुलेटेड। पाकिस्तान में क्यों नहीं होता, मैं आपको बताती हूँ। जो बिडिंग प्रोसेस है ना, दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट इन पाकिस्तान। जो ओके। बिडर्स है उसी को बिड जीती जाएगी, जिसके आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे। अब वो बंदे खड़े कर देंगे, कोर्ट पे केस ले जाएंगे बिडिंग को रुकवाने के लिए। इंटरनली इतनी ज्यादा ग्रीड है, आई एम सॉरी आई हैव टू यूज दिस वर्ड, बट देयर इज सो मच इंटरनल ग्रीड and there's so much greed in the people who are already so rich. वो पावर और ग्रीड की वजह से they don't want to see the country flourish। और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कुछ होता है, हालात भी ज्यादा से खराब होते, these are the first one who fly out of the country, and that's the truth। आजकल तो कोई बात छुपती नहीं, these people are the first one who fly out of the country। The problem with Pakistan and the privatization issue in Pakistan is that we do not have strict and transparent regulation। Regulation is very important। प्राइवेटली हर कोई ट्रेन चलाए, प्राइवेटली जहाज चल रहे हैं, छोटे रूट्स पे चल रहे हैं, बट ये ना बड़े स्ट्रिक्ट यहाँ पे रूल्स हैं कि आपकी ट्रेन डिले नहीं होनी चाहिए एक नंबर के बाद, आपके लाइन में फॉल्ट नहीं आने चाहिए, आप कितने एम्प्लॉयज रख रहे हैं, उनकी आप पेंशन फंड को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी रेगुलेटर सेट करते हैं।
ऐसा नहीं है कि सारी जिंदगी आपने अपनी पेंशन के पैसे कटवाए और एंड में पता चला वो तो फ्रॉड था और आपकी सारी जिंदगी की आपकी जमा पूंजी गायब हो गई. दैट इज नॉट बिकॉज द गवर्नमेंट, आई थिंक, and I'm very, very strong about this opinion that I'm going to present. The biggest problem in Pakistan is politics, and politics being attached to the economics of the country. हमारा जो इकोनॉमिक फैसला होता है that is heavily pressurized and built upon the ruling political party, और वो आपस में ही टक्कर, फिर बीच में हमारे इतने मार्शल लॉज लगे. उसके बाद हमारा जो कंट्री है इट्स सिचुएटेड इन सच अ जियोपॉलिटिकल रीजन कि हर इर्द गिर्द के लोगों का, इर्द गिर्द की कंट्रीज का अपना इंटरेस्ट है, देयर वेस्टेड इंटरेस्ट इन दैट. And one of the biggest problem and sadness is that we have Afghanistan by the border. Refugees is a big issue. How the US arms come and go out of the country, that's a huge issue. So everything combined together with not having honest people, not having an honest leader, I think that's the biggest problem. Otherwise, कोई भी आप third world, second world country भी देख लें या first world, they're all happy with privatization. Only third world countries, with Pakistan being on the top, is not being able to produce any good thing out of privatization. Politics, ये है पाकिस्तान की इकोनॉमी का प्रॉब्लम. That is where you put the thumbnail. I definitely think so. अगर चले इसी को डिस्कस करते हैं. पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और ये जो हमारी कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज जो हैं उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम है. यहीं पे बात आके रुकती है. प्राइवेटाइजेशन ले लीजिए, आईपीपीस का मैटर ले लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो पॉलिटिशियंस हैं या वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने ये मायदे कर रखे हैं, जिन्होंने साइन किए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो पाकिस्तान की अगर पॉलिटिक्स इतनी प्रॉब्लमेटिक है तो फिर इसका क्या हल निकलना चाहिए कि यहाँ पे जमहूरियत, इन अदर वर्ड्स, इट्स नॉट वर्किंग आउट वेरी वेल, तो फिर हमें किसी अथॉरिटेरियन रिजीम की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए. व्हाट आर वी सेइंग बाय हाईलाइटिंग दिस थिंग, बाय अंडरस्कोरिंग पॉलिटिक्स? I would never, I mean, I'm not a political expert. I am an economic expert. I would never say that an authoritarian regime is better than a democratic regime. Obviously, democratic regimes are always better. They're proven to be better. Only because we have been taught to be politically correct, so we have to say this. It's not like that. Democracy gives people, it brings in happiness in the people. They know कि हमारी बात सुनी जा रही है. अगर कुछ सुनने वाला हो, if democracy is lit up in its true sense, that's the reason. If it's not lit up in the true sense, if the ruling party, they're not taking up the responsibility in the true sense, then obviously there is a problem. The problem, more than the ruling party, the issue is instability. एक पार्टी आएगी, वो अपनी टर्म पूरी करेगी या नहीं करेगी, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम पड़ा रहता है. अभी उन्होंने बजट पास किया, अभी 2 महीने बाद मिनी बजट आ जाएगा. दैट इज द प्रॉब्लम. जो हमारी जब पार्टी चेंज होती है और जिस तरह से पॉलिसीज चेंज होती है, दैट इज द प्रॉब्लम. एक इंडेक्स होता है जो मेजर करता है कि जितनी दफा अखबार में वॉर का नाम या इलेक्शंस का नाम या प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है, उस हिसाब से आपकी स्टॉक एक्सचेंज कैसे चलती है, आपका डिप्रिशिएशन कैसे होती है करेंसी की. लेकिन ये बात डॉक्टर आयमा पाकिस्तान के बारे में नहीं कही जा सकती. पिछले 15 साल से, 2008 के बाद से जो गवर्नमेंट्स आई हैं, जो इलेक्शंस हुए हैं, पूरे 5 साल के बाद इलेक्शंस हुए हैं. 2013 में हुए, फिर 18 में हुए, फिर 23 में हुए. प्राइम मिनिस्टर्स तो चेंज होते रहे हैं. जहां आप रहती हैं वहां पे भी चेंज हो जाते हैं. कोई 2 महीने रहा, कोई 6 महीने रहा, कोई 1.5 साल रहा. तो प्राइम मिनिस्टर के चेंज होने से पॉलिसी तो चेंज नहीं हो सकती ना. पाकिस्तान में द प्रॉब्लम इज, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, लोगों की परसेप्शन क्या मुल्क में ये होगा वो चेंज हो जाती है. अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अ लॉट ऑफ एफडीआई is based on people's expectation. That is what I'm trying to understand कि वो टेरेसा मे के जाने के बाद क्यों नहीं चेंज होती, और ये यहाँ पे इमरान खान साहब के पास के जाने के बाद या किसी और के जाने के बाद यहाँ क्यों चेंज हो जाती है. वहां तो आप 4 प्राइम मिनिस्टर्स आपके 5 साल के अंदर बदल दिए. क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बदल जाने से एकदम से टैक्स रेट नहीं बदलेगा. जो टर्म पूरी करना है गवर्नमेंट ने, उसमें वही टैक्स रेट रहेगा, मिनिमम वेज उतनी ही रहेगी, हर फाइनेंशियल ईयर पे चेंज होगी.
बच्चों की फ्री स्कूलिंग है वो वैसे ही रहेगी, बच्चों को अगर हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है तो वैसे ही रहेगा। इट डजंट मैटर टूरिज्म में आ जाए या आप आ जाए या कोई और आ जाए, जब तक पूरा टर्म कंप्लीट होगा थिंग्स विल स्टे एज इट इज। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब उतरे, शहबाज शरीफ साहब आए, तो कितनी सारी पॉलिसीज, पहले तो उन्होंने 4-5 मिनिस्टर्स एक्स्ट्रा रखे, एक्सपेंडिचर उनका ज्यादा हो गया, फिर उन्होंने कहा मैं यहाँ से कर्जा लेने जा रहा हूँ, मतलब थिंग्स चेंज वेरी ड्रास्टिकली इन पाकिस्तान। अब इन पे टैक्स हो जाएगा, अभी भी सोलर सोलर लेवी लगा रहे, अभी कम करें, तो थिंग्स चेंज वेरी ड्रास्टिकली बिकॉज पाकिस्तान में कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है कोई। आई डोंट नो हाउ द पार्लियामेंट वर्क्स देयर और हियर ईदर, बट आई ओनली नो द फैक्ट दैट policies, economic policies do not change in the first world countries with the change in the prime minister. They will change in the house with the So voting you system. think वहां पे in इस तरह नहीं होता। Pakistan, economic policies are tied to the prime ministers or to the individuals अथॉरिटेरियन है ना when एक they तरह से, प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी है कि भाई इस तरह करना है, यूं कर दे, नेशनल असेंबली वालों को 3 महीने की तनख्वाहें आप what's एज अ the बोनस दे difference? दें। So what's the difference between having a democratic government or an authoritarian regime? Yeah, What उस तरह difference से does तो it yes, make? that's true. If democracy is not, that's what I said initially. If democracy is not being practiced in the true sense, then that's where the problem arises. But if democracy is being practiced in the true sense, then that's the best way to rule a country. But the issue is in Pakistan, democracy is not being practiced in the true sense, and people now are fanatics. They're fanatics for their political leaders. Whoever their political leaders, they're fanatics. इसको रियलिस्टिकली एड्रेस करने की जरूरत है ना इस मैटर को, Yeah, बहुत ज्यादा। because as I said before कि we have been taught कि democracy सबसे अच्छा सिस्टम है और you know it is politically right to favor democracy। तो अगर हम उसी तरह से चलेंगे तो जो रियल पॉलिटिक है, जो रियलिटीज ऑन ग्राउंड है, वो तो उससे मैच नहीं कर रही हैं। Where do we stand in that case? हमें फिर क्या करना चाहिए? अगर if you look at पाकिस्तान, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान को हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी, तो हमारे तो जो सोशल रियलिटीज हैं और जियोग्राफिकल रियलिटीज हैं वो बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रीजन। इसको अगर I इस don't कॉन्टेक्स्ट में know. मैं तो सिर्फ यही कहूंगी, and I think that's one perspective of my own thinking, कि अगर I mean कोई मिरेकल हो जाए, हमें ऑनेस्ट लीडर्स मिल जाए, एक ये, और दूसरा मिरेकल हो जाए कि जो हम इतनी बड़ी हमारी काबीना है उसके खर्चे कम हो जाए, ब्यूरोक्रेसी के खर्चे खत्म हो जाए। एक ब्यूरोक्रेट है, ठीक है, गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट है, दैट्स फाइन, उसको एक घर गाड़ी, इतने सारे मुलाजिम फ्री, जो जजेस को ये एंटायर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, इनके जितने लवाजमात और खर्चे हैं ना, ये कम हो जाए, गवर्नमेंट के खर्चे कम हो जाए, जो इनको गाड़ियां और जो सिक्योरिटी दी है ये खर्चे कम हो जाए, तो बहुत ये TSDP का इन्होंने एमए एक्सपेंडिचर इतने ज्यादा कर दिए, सिर्फ एक्सपेंडिचर्स खत्म कर दे या कम कंडेंस कर दे, तो आई थिंक दैट विल सॉल्व अ मेजर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और लीडर्स में थोड़ी बहुत अगर ऑनेस्टी आ जाए, तो आई थिंक that's going to be a very good तो टू starting थिंग्स point for us. आप दो चीजें सजेस्ट कर रही हैं, और ये IMF ने भी डिमांड किया था कि गवर्नमेंट साइज को छोटा करें हमारे And यहाँ, bureaucracy. एंड ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि गवर्नमेंट फुटप्रिंट 65 to 80% तक है इन बिजनेसेस पाकिस्तान में। इस वक्त जो हमारी बजट की सूरत हाल है, इसमें आपको लगता है कि कोई ये जो करंट बजट दिया गया है, इसके अंदर कोई आपको पॉजिटिव चीज भी नजर आती है? मुझे I don't know, in a balanced way I would say कि चलें, अगर अगर टैक्सेस इस साल ज्यादा कर लेते हैं कलेक्ट, पिछले साल भी 40% कर लिए थे, इस साल अगर टैक्सेस ज्यादा कर लेते हैं, कर्जे से कोई माफी मिल जाती है, कोई जान छूट जाती है, तो दैट्स द ओनली पॉजिटिव एस्पेक्ट आई सी। अदरवाइज इन्होंने कहा था हम रिफॉर्म्स करेंगे, आई डोंट सी एनी रिफॉर्म्स थ्रू द बजट। लाइक रिफॉर्म तो तब हुआ ना कि टेक्नोलॉजी को एक ह्यूज पार्ट दे कि जी टेक्नोलॉजी एडवांस हो, या दे इंडस्ट्रीज को फ्री बिजली मिलेगी, या अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें तो कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होगी, तो दैट वुड हैव बीन अ रिफॉर्म कि हाँ जी बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। अगर FDIs को ही ये कर ले, अट्रैक्ट कर ले, कोई कोई बाहर का मुल्क आके पाकिस्तान में एज एन इंडस्ट्री नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, ओनली बिकॉज पॉलिटिकल रिजीम चेंज हो जाएगी, करेंसी जो है इनकी स्टेबल नहीं है। अगर IMF से
कर्जा ना मिला तो इनके रिजर्व तो है नहीं, इसको गो बैंक करा। हम्म। तो आई डोंट सी क्या या तालीम पे करते थे कि वोकेशनल ट्रेनिंग में कहीं शोज पे कह चुकी हूँ कि जवान लोगों को, यूथ को वोकेशनल ट्रेनिंग कराएं, इनको टेक्नीशियंस बना दें, कुछ बना दें, यू नो लाइक people are out of the people of the working age are out of the working work framework, get them into the work, कुछ बनाएंगे, कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, कोई कोई चीज ब्रेक थ्रू करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब बाकी कंट्रीज को देख ले, चाइना ने भी तो इसी तरह इंडस्ट्री कपड़ा बना बना के इसी से एक्सपोर्ट कर करके उन पैसों को जमा, रिजर्व बढ़े तो बाकी चीजें बनाई, टेक्नोलॉजी में गए। बांग्लादेश इज डूइंग द सेम थिंग, वियतनाम को आप देख लें, दे आर डूइंग द सेम थिंग। तो इजी से ही स्टार्ट कर ले, यूज योर यूथ। मुझे तो इस बजट में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। पीएसडीपी का इतना बड़ा जो है वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया है इन्होंने, टैक्स रेट फॉर पीपल हु वर ऑलरेडी टैक्सिंग, so they're squeezing what was being squeezed already, so they're milking the cow again. That's going to be very very fatal for the economic growth. पिछले साल का टैक्स ये देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ फिगर जो है जितने भी ये फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह, 2.36, इट वाजंट 2.3, इट वाज ओनली 0.36। अच्छा जी, फिर कहते हैं इन्फ्लेशन कम हो रही है। हाउ इज इन्फ्लेशन कमिंग डाउन? इट वाज नॉट, इट्स नॉट इन्फ्लेशन, वो तो ग्लोबल मार्केट में आपकी ऑयल कमोडिटीज की प्राइस कम हुई तो वहां से फूड प्राइसेस कम हुई बिकॉज पोस्ट कोविड वगैरह। इट्स स्टैगफ्लेशन, द इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग एंड इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन, तो दैट्स स्टैगफ्लेशन, देयर इज नो ग्रोथ इन द इकोनॉमी, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। और अभी अभी इट्स अ डायर ये कह रहे सिचुएशन। हैं कि अभी ये भी कह रहे हैं कि ये फूड प्राइस जो है वो इन्फ्लेशन कम हुई है। जिन लोगों को जरा थोड़ी लोकल हालात का पता है उनको ये अंदाजा होना चाहिए कि बरसात के मौसम से पहले हमेशा ये हमारी फूड प्राइसेस जो हैं वो कम होती हैं। अभी ये सैलाब यस, आएंगे, बारिशें आएंगी, आप देखिएगा कि ये सब्जी, अंडे, गोश्त की कीमतें कहाँ जाती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सही। फ्लड जो है फिर अफेक्ट करना शुरू कर देता है चीजों यस, को। यस। एंड उसके अलावा मुझे तो अभी मैंने 3-4 हफ्ते पहले एक आर्टिकल भी लिखा था कि पाकिस्तान में गंदम इतना जो सैलाब आया है और हमने जो बाहर से गंदी गंदम मंगाई हुई है, उस हिसाब से इज नॉट इनफ वीट टू सर्व द इंटायर पॉपुलेशन। एक एग्रीकल्चरल कंट्री जो वीट एक्सपोर्टिंग कंट्री थी, उस वो इस हालत में उसको ले आए हैं कि वो वीट को इम्पोर्ट कर रहे हैं। नहीं, वो इस उनके हालत में पास अपने, बिल्कुल नहीं थी, इन्होंने रॉन्गली रादर मैलिशियसली उसको इंपोर्ट किया था। द वो तो कंट्री डिड लेकिन नॉट अब नीड वो दैट। फ्लड्स आए हैं। यस। यस, और अब जो फ्लड्स आए हैं उसके उसके बाद ये कितना इनके फसल खराब हो गई है, एंड दे डोंट हैव सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई फॉर व्हीट। और यस। दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन पाकिस्तान बन गई। वे इज पॉपुलेशन कंट्रोल सिस्टम जो कि वर्ल्ड बैंक ने और जो है WHO ने, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो पॉपुलेशन कंट्रोल सिस्टम पाकिस्तान के लिए भेजा, और वो क्या, वे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, हाउ आर यू गोना कंट्रोल योर पॉपुलेशन, हाउ आर यू गोना ट्रेन योर यूथ, ये बात हाउ हमने आर यू गोना गिव कल देम टेकअप की एम्प्लॉयमेंट। थी। हमने इस मैटर को टेकअप किया था कुछ दिन पहले, और अलार्मिंगली इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर हमारी। और हमारी इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ के करीब, डॉक्टर हफीज पाशा साहब से मेरी चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले बात हुई। उनका आइडल यूथ, पीपल हु हैव लॉस्ट होप इन इन देयर फ्यूचर, आइडल यूथ 3 करोड़ लोगों की है, जो कि अब ना हेल्थ केयर है, जिनके आप पास मुझे, ना बेरोजगार, ना रोजगार है उनके पास, ना तालीम है, और ना कुछ करने की उनके अंदर कोई जुस्तजू ही बाकी रही है। तो देखिए आप मुझे ये बताएं, हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। आप इस बजट, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, बट इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट दैट्स गॉन टू एजुकेशन। यस, आप रूरल एरियाज में जाएं, उनको नाम ही नहीं लिखना आता। हम जो अपना जो लिटरेसी जो रेट की गिनते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो की एरियाज हैं, जो जहाँ पे स्पेंडिंग ग्रोथ होनी चाहिए थी, होनी वहां पे चाहिए, है ही नहीं। जहाँ नेशंस जो तरक्की करना चाहती हैं वहाँ स्पेंड करती हैं। R&D का बजट, आप हैरान हो रह जाए ये सुन के कि 0.6% है हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होगी? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इट्स सिचुएशन। अ वेरी डिफिकल्ट, बहुत। और आप ये देखें, जो फिस्कल के थ्रू जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, वो पता है कहाँ लगता है? तरक्की याफ्ता ममालिक में, या जो मुल्क तरक्की करना चाहते हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में, R&D में, टेक्नोलॉजी में। हम ये पैसा इकट्ठा करें, IMF को कर्जा वापस और करना हमारे पड़ेगा। IMF दैट्स द को कर्जा सिचुएशन ऑफ वापस द कर कंट्री। रहे हैं, या फिर वो लोगों के लिए गाड़ियां और घरों की फर्निशिंग के ऊपर वो पैसा खर्च हो रहा है।
So that's where we are. Exactly. Thank you very much, Dr. Anna, for joining me today. You're welcome. तो आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज. पाकिस्तान. Thank